हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 16 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले असिंक अवेट के बारे में और उसके बाद हम बात करने वाले एपीआईज के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। ओके, तो चलो अभी यहाँ पर मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है और इसके साथ मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने लेक्चर 16 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर असिंक अवेट होता क्या है, हम इसे यूज क्यों करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये एपीआईज क्या होती है। उसके बाद हम यहाँ पर असिंक अवेट के अंदर यहाँ पर एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टास्क हो तो हम उन्हें यहाँ पर पैरेलली कैसे चला सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर असिंक अवेट को क्यों यूज करते हैं। तो देखो, जब हमारे पास यहाँ पर असिंक्रोनस टास्क हो और हम ऐसा चाहते हैं कि पहले हमारा पहला वाला एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ही हमारा दूसरा वाला टास्क एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पर हम कॉल बैक को यूज करते हैं। पर अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे असिंक्रोनस टास्क होते हैं तो क्या होता है कि हमें यहाँ पर कॉल बैक हेल्थ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर प्रोमिसेस को यूज करते हैं। अब यहाँ पर प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर डॉट देन को यूज करना होता है। और अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे असिंक्रोनस टास्क होंगे तो यहाँ पर हमें बार बार डॉट देन को यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमें डॉट देन की चेनिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारा जो कोड होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब यहाँ पर कॉल बैक हेल्थ और डॉट देन की चेनिंग, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर असिंक अवेट को यूज करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे कोड को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होने से बचाता है और इसकी रीडेबिलिटी भी इंप्रूव करता है। और इसके साथ हम यहाँ पर ट्राई और कैच को यूज करके यहाँ पर हम इजीली एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। और सिंक्रोनस टास्क को हम यहाँ पर असिंक अवेट को यूज करके हम यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी बेनिफिट्स के कारण हम यहाँ पर असिंक अवेट को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बात तो कर ली कि यहाँ पर हम असिंक अवेट को क्यों यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर असिंक अवेट होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर असिंक अवेट के अंदर यहाँ पर दो कीवर्ड होते हैं। पहला कीवर्ड है असिंक और दूसरा कीवर्ड है अवेट। अब जब भी हम यहाँ पर किसी फंक्शन के आगे हम यहाँ पर असिंक कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो हमारा एक असिंक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो भी असिंक फंक्शन होता है ना वो हमें यहाँ पर प्रोमिसेस को रिटर्न करके देता है। ओके, उसके बाद दूसरा कीवर्ड होता है अवेट। अभी जो अवेट होता है ना उसे हम यहाँ पर असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जिस भी टास्क के आगे हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि इस टास्क को कंप्लीट होने का वेट करती है और उसके बाद ये आगे वाला कोड एग्जीक्यूट करती है। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक टाइप से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये असिंक अवेट क्या करता है कि हमारे असिंक्रोनस टास्क को यहाँ पर सिंक्रोनस टास्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो ये होता है हमारा असिंक अवेट। अब इसे हम कब यूज करते हैं, तो जब हमें यहाँ पर एपीआई से कोई डेटा फैच करवाना हो तो उस केस में हम यहाँ पर असिंक अवेट को यूज करते हैं। तो अभी एपीआईज क्या होती है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पर एपीआई के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर असिंक अवेट को यूज करके हम यहाँ पर एपीआई को कैसे फैच करते हैं उससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि एपीआई होती क्या है। तो अब यहाँ पर एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम एपीआई को कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारे दो सिस्टम का एक दूसरे से बात करने का तरीका है। बात करना उससे मैं यहाँ पर डेटा सेंड और रिसीव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो जावास्क्रिप्ट होगी वो यहाँ पर फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर हमारा जो डेटा होगा वो सेंड और रिसीव होता है, तो वो एपीआई के थ्रू होता है। ओके, और ये जो एपीआई होती है ना वो ज़्यादातर हमारे जो बैक एंड डेवलपर होते हैं ना वो क्रिएट करते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना वो क्या करता है कि एपीआई को हैंडल करने का काम करता है। ये यहाँ पर एपीआई को क्रिएट नहीं करता है। ओके, अब इसके साथ हम यहाँ पर थर्ड पार्टी एपीआई को भी यूज करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई वेदर का डेटा लाना है तो हम यहाँ पर वेदर की एपीआई को यूज करते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई और डेटा लेना है तो हमें उसकी जो एपीआई होगी उसे हमें यूज करना होगा। ओके, ये जो एपीआई होती है ना वो हमारी एक यूआरएल की तरह होती है और इसे हम फैच करके हम उसके अंदर से डेटा को निकाल सकते हैं। और जब भी हमें यहाँ पर एपीआई को फैच करना है तो हम यहाँ पर फैच मेथड को यूज करते हैं। पर जब हम यहाँ पर एपीआई को फैच कर रहे हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है और ये हमें आउटपुट में यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। तो इसके आगे में यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और मेथड होती है जिसका नाम है जेसन। अब जेसन की मेथड होती है ना, ये क्या करती है
कि हमारा जो डेटा होता है ना उसे यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट करती है। अब ये जेसन क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर यहाँ पर डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है और ये यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर एपीआई को फैच करते हैं तो उसके बाद हमारा डेटा कोई और फॉर्मेट में आ रहा है तो पहले हम उसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं और जब हम इसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी हमें यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। तो इसके आगे भी हमें यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज करना होता है। ओके, अब मैं आपको एक एपीआई को ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये एपीआई होती क्या है। तो देखो यहाँ पर जो एपीआई है ना, ये यहाँ पर यूजर की एपीआई है। यहाँ पर गिटहब के जो यूजर है ना, उनकी यहाँ पर ये एपीआई से, अगर आपका यहाँ पर गिटहब के ऊपर अकाउंट है तो आपका डेटा भी यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अभी ये जो डेटा में दिख रहा है ना, ये सभी यूजर का दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेटा है। अब इसके अंदर से हमें यहाँ पर कोई एक यूजर का डेटा देखना है तो हमें क्या करना है कि ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पर यूजर नेम है तो उसे हमें कॉपी करना है और यहाँ पर यूजर के बाद हमें यहाँ पर एक स्लैश लगाना है और इसे हमें पेस्ट करना है। ओके, तो देखो अब ये यूजर है ना, उसका डेटा में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी यहाँ पर एक एपीआई है और ये जो हमारा डेटा है ना, वो यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में है। ओके, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम असिंक अवेट को यूज करके हम यहाँ पर एपीआई को कैसे फैच करते हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन है ना, उसके आगे हमें यहाँ पर असिंक कीवर्ड को यूज करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा ना, वो असिंक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अब हम इसके अंदर यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल लिया है लेट रिस्पॉन्स नाम का और इसके अंदर हमने यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर फैच मेथड को यूज करके यहाँ पर हमने एपीआई को फैच किया है। और अब ये जो डेटा आ रहा है ना, उसे हमने क्या किया है कि हमने एक और वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज किया है। तो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम लिखा है। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पर डॉट जेसन की मेथड को यूज किया है। तो हमारा जो डेटा होगा ना, वो यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब उसे हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके इसके अंदर का हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर कोड लिख के समझते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जीएस के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ गेट डेटा। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एपीआई को फैच करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम फैच मेथड को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं गिटहब की एपीआई को ओपन करता हूँ और इसके अंदर से हम यहाँ पर एक यूजर की एपीआई को ओपन करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं स्लैश करके इसे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर एक यूजर की एपीआई ओपन हो चुकी है। तो अब इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर फैच के अंदर इसे पास कर देते हैं। ओके, तो अभी अब हम एपीआई को फैच करने का काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसे असिंक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ असिंक। ओके, और यहाँ पर हम एपीआई को फैच कर रहे हैं ना, तो इसके आगे मैं यहाँ पर अवेट को यूज कर देता हूँ। ओके, तो अब इसे हमने यहाँ पर फैच कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट डेटा। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर जाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इस डेटा को यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर स्टेटस है ना, इसके अंदर यहाँ पर लिखा है 200। ओके, तो अब हम यहाँ पर स्टेटस को एक्सेस करना चाहें तो हम इसे भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिस्पॉन्स है ना, उसके अंदर से हमें यहाँ पर स्टेटस को एक्सेस करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ओके, तो अब यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू भी हमें दिखाई देगी। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पर 200 यहाँ पर प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर डेटा को निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग के बारे में। अब यहाँ पर एरर हैंडलिंग करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई और कैच को यूज करते हैं। जब हमारे कोड के अंदर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आती है, तो उस केस में यहाँ पर हमारे ट्राई के अंदर का जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर हमारे कोड के अंदर यहाँ पर एरर आती है, तो कैच के अंदर का जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, तो अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है ना, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ से पहले मैं निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखना है ट्राई, और अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे पास कर देना है। तो अब इसे मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें कैच बनाना है।
ओके। और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कोड को पास करना है जिसे हम यहाँ पर एरर आने पे दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर console.log बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एरर को प्रिंट करवा देते हैं। तो अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो अभी भी हमारा आउटपुट ठीक से दिखाई देगा। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है। पर अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो एपीआई है ना, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है ना, उसके अंदर यहाँ पर 404 आ रहा है। तो देखो जब भी हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलती है ना, तो हमारा स्टेटस यहाँ पर 404 आता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्राई और कैच को यूज़ करके हम यहाँ पर एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर टास्क को पैरेलली चलाना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 एपीआई है और उसे हम यहाँ पर दोनों को साथ में चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर promises.all को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पर एक असिंक फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लेट कीवर्ड को यूज़ किया है और अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम पास किया है। हम यहाँ पर जितने टास्क को पैरेलली चलाना चाहते हैं उतने वेरिएबल को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 टास्क को यहाँ पर पैरेलली चलाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल को पास किया है, डेटा 1 और डेटा 2। उसके बाद मैंने यहाँ पर अवेट कीवर्ड को यूज़ किया है और अब मैंने यहाँ पर promises.all की मेथड को यूज़ किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर जितनी एपीआई को फैच करवाना है उसे हमें यहाँ पर करवा देना है। और अब इस एपीआई को हम यहाँ पर .10 को यूज़ करके इसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने पहले एपीआई को फैच किया है ना, उसका डेटा हमारे पहले वेरिएबल के अंदर जाएगा और जो मैंने दूसरी एपीआई को फैच किया है ना, उसका डेटा हमारे दूसरे वेरिएबल के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जितनी एपीआई को फैच करवाना चाहते हैं उतने में यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। अगर हमें यहाँ पर कोई और टास्क परफॉर्म करवाना है तो उसे भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। और हम यहाँ पर जो पहला टास्क परफॉर्म करवाएंगे वो हमारे पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और दूसरा हम टास्क जो परफॉर्म करवाएंगे वो हमारे दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ओके, तो मतलब कि हमें यहाँ पर जितने भी टास्क को परफॉर्म करवाना है उतने में यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट करना होगा और उसके अंदर हमारे टास्क का डेटा स्टोर होगा। ओके, अब इसे हम यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते, पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया है। तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि हमारा जेएस का लेक्चर 16 है तो वहाँ पर आपको जेएस लेक्चर 16 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और इसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाली नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।